गुड मॉर्निंग। आज 11th ऑफ जनवरी और आज के न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट कटिंग्स हैं जिनसे आपको पीटी और साथ साथ मेंस के लिए भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का जो फ्रंट पेज है, तो इसमें आज आपके लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम का न्यूज़ नहीं है। तो देखते हैं अंदर की ओर। अच्छा, ये हिंदू का फ्रंट है, तो इसमें दो बातें हैं। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू। अच्छा, पेरू में एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है, तो वो पहले से ही चल रहा था। अब पड़ोस में घटनाएं घटेंगी तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ब्राज़ील में जो अभी हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, वो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स बनी हुई हैं। तो आप मैप, यही एक मौका है, आप थोड़ा मैप देख लेंगे, साउदर्न अमेरिका का मैप देख लेंगे। तो जैसे इंडिया में देखिए आप, श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ तो उसके बाद इंडिया में भी क्वेश्चन उठने लगे थे कि कहीं भारत के भी कुछ राज्य हैं जो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी। तो पड़ोस की जो घटनाएं हैं वो तो प्रभावित करती ही है ना। तो पेरू की घटना को इसी क्रम में देखना चाहिए आपको। वी वुड नॉट पे अप फॉरदिंग मोर सेज यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड आप सबको पता होगा कि, अच्छा इसके बारे में अलग से हम बात करते हैं। और जनसत्ता की जो फ्रंट पेज है, तो इसमें भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अभी यूनियन कार्बाइड की मैंने चर्चा की। तो देखिए, यूनियन आप सबको पता होगा, पीटी में आपको कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। यूनियन कार्बाइड जो दुर्घटना हुई थी, ये गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड का प्लांट था भोपाल में, आप सबको पता होगा, भोपाल। और भोपाल में इसका जो यूनियन कार्बाइड कहाँ की कंपनी है, तो यूनियन कार्बाइड यूएसए अमेरिका की कंपनी। यूनियन कार्बाइड के इस प्लांट में गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते हजारों लोग मर गए थे। और अभी भी वहाँ की जो लोग हैं, अभी भी उसका जो कष्ट है वो सह रहे हैं वो। तो भोपाल, क्वेश्चन आपको क्या आएगा इससे, यूनियन कार्बाइड गैस दुर्घटना कब हुई थी। अच्छा, कब हुई थी, 1984 में हुई थी ये, 1984, 1984 में, 1984, यही दिसंबर में ही हुआ था। 1984 में कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था, भोपाल। और कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कहाँ की थी, यूएसए की थी। और एक और प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि जो गैस रिसाव हुआ था, तो वो कौन सा गैस था। तो MIC, मिथाइल, MIC गैस का हुआ था, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो 3-4 प्रश्न इससे बनते हैं आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली कटिंग को लें। ये मैंने दिखाया है वो, ये जो न्यूज़ था पेरू वाला, तो जरा मैप पे इस तरह से मैंने इसको दिखाया है, आप इसको देख लेंगे। ये पेरू, और ये ब्राज़ील, और ये अर्जेंटीना, है ना। और गुयाना को भी मैंने कल या परसों वाले वीडियो में गुयाना की भी चर्चा मैंने की थी, फ्रेंच गुयाना की भी चर्चा की थी, तो ज़रा देख लेंगे उसको। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। मुर्मू, अब यहाँ पर देखिए, इंडियन डायस्पोरा की चर्चा पिछले 2-3 दिनों से मैं कर रहा हूँ। तो प्रवासी भारतीय दिवस अभी कहाँ हो रहा है, इंदौर में हो रहा है। तो वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस चर्च की चर्चा की कि इंडियन डायस्पोरा का बहुत ज़्यादा महत्व है पूरी दुनिया में भारत के विचारों को फैलाने के लिए। इसके अलावा देखिए, इसी समिट में यूज इंडियन ब्रांड्स सर्विसेज अब्रॉड, निर्मला टू डायस्पोरा। तो निर्मला सीतारमण ने जो भारतीय डायस्पोरा है, हमारे जितने सारे लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या NRI जो बाहर रह रहे हैं, वो सब मिलकर एक डायस्पोरा का निर्माण करता है। और कल ही बात हुई थी कि सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डायस्पोरा है वो इंडियन डायस्पोरा है। और वो सबसे ज़्यादा इंडियंस कहाँ हैं, तो रिकॉल करें आप लोग, USA में। अगली कटिंग को लेते हैं। स्पोर्ट्स वाले पेज से कल कोहली का फिर से पुराना रूप देखने को मिला। तो कोहली 45th ODI। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि देखिए, कोहली सबसे ज़्यादा वनडे में जो सेंचुरी हैं वो किसके नाम है, वो सचिन तेंदुलकर के नाम है। और 49 उन्हें, देखिए,
कोहली अब महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के विश्व कीर्तिमान 49 शतक से सिर्फ 4 शतक दूर है। ठीक है, तो एक समय लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को शायद कोई ब्रेक ना कर पाए, लेकिन देखिए। खैर, अनाहत सिंह, देखिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका स्क्वैश से है। और अनाहत सिंह ने जीता, क्या जीता है? गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल। ठीक है, कहाँ? ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट। अगली खबर जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है और हमारे पड़ोस से है, नेपाल अपोजिशन हेल्प्स पीएम विन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कल ही चर्चा हुई थी, मैंने कि मंगलवार को बताया था मैंने कि मंगलवार को इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना है। देखिए कितनी आसानी से नंबर से शुरू किया गया था जो खुदरा है उनके लिए। इस डेट को याद रखेंगे आप लोग। सरकार 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। देखिए बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं लगातार इस तरह की कटिंग्स जहां मिल रहा है मैं डाल रहा हूं। सरकार चालू वित्त वर्ष में अभी जो बीपीएससी का एग्जाम है मे बी कि उसमें पूछ दिया जाए, चूंकि इस बार का जो बजट है उससे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो पिछले वित्त वर्ष का ये है, यानी पिछले बजट का, सॉरी चालू वित्त वर्ष का ही है, पिछले बजट का। सरकार चालू वित्त क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे को कितने पर रखने का लक्ष्य रखा गया था? 6.4%। ठीक है, और बजट का पेश होगा इस बार 1 फरवरी को पेश होगा। राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय का अंतर है, इसको तो अलग से आपको देखना होगा ठीक से। यह घाटा बताता है कि सरकार को एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बाजार से कितना उधार लोन लेना है। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, जिनका पहले से पढ़ा हुआ है उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 6.4%। ये बात इंडियन एक्सप्रेस ने भी कही है। नॉमिनल जीडीपी गेन्स में हेल्प गवर्नमेंट मीट्स इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट। नॉमिनल जीडीपी चूंकि आपका बढ़ा है, तो जीडीपी बढ़ा है तो स्वाभाविक रूप से जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से आपका जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है आप इसको लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो कैसे, इसके लिए आज समय नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा काफ़ी, इसलिए अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पर मैंने डाला है जो 2022-23 के बजट से आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? हमारा टोटल जो बजटीय एक्सपेंडिचर था वो कितना था, पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का कुल बजट कितना था? 39 लाख है, 39,44,909 करोड़ रुपये हैं। अच्छा, इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,49,000 था। और याद होगा आपको 7,49,000 के साथ एक डेटा भी आया था, 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की है। तो इसको भी याद रखेंगे, 7,49,652 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ये है 16,61,196। ये है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यहाँ देखें, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर है इतना। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 16,61,000। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 7,49,000। अंत में महात्मा गांधी नरेगा पे एक चार्ट मुझे मिला जो लगा कि मुझे शेयर करूं मैं आप लोगों से। तो सारे वर्षों का नहीं देखना है, इसमें कितना अलोकेट किया गया था और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इस पर खर्च हुआ, लेकिन आप कम से कम जो चालू वित्त वर्ष है यानी 2022-23, तो इसमें कितना मनरेगा पे रखा गया है? 73,000 करोड़। अच्छा, सबसे ज़्यादा मनरेगा पर कब खर्च किया गया? कोविड के दौरान खर्च किया गया। देखें आप, ये 2020-21 में 1,11,170 करोड़ रुपये। तो इसमें बाद में फिर अनुपूरक अनुदान जिसको बोलते हैं, तो उसके माध्यम से, क्योंकि शुरू में इसमें 60,000 करोड़ रुपये ही रखे गए थे, फिर बाद में सप्लीमेंट्री जो बजट होता है उसके माध्यम से इसको लाया गया था। ठीक है, मनरेगा डेली वेजेज अक्रॉस स्टेट्स, ये सिर्फ इसलिए लगाया है मैंने, मनरेगा में जो वेजेज दिए जाते हैं तो वो मिनिमम जो वेजेज है, न्यूनतम मजदूरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और हर स्टेट अपना तय करती है, तो अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग हो जाता है।
जैसे देखें ये दिखा रहा है, जो डीप वाला है वो दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा में सिक्किम है। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा में सिक्किम के 3-4 ज़िले हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा है ठीक है। इसके अलावा बिहार का भी आप देख सकते हैं, इसमें बिहार का कहाँ है, तो यहाँ है बिहार का। तो यहाँ पर इससे सिर्फ एक प्रश्न बनेगा कि मनरेगा के अंदर जो मजदूरी है उसका निर्धारण कौन करता है। तो देखो, एक बेंचमार्क रेट तय कर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद हर स्टेट उसको अपने हिसाब से तय करती है, और ये हर वित्त वर्ष के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए अच्छा और है कटिंग, ओवरसीज रेमिटेंस रोज बाय 12%। यानी निर्मला सीतारमण ने कहा है कल कि देखिए इन्होंने भी कहा है, चाइना +1 पॉलिसी, द वर्ल्ड्स नॉट टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन यूनियन +1 पॉलिसी, ठीक है। और ओवरसीज रेमिटेंस, जो विदेशों से पैसा आता है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा भारत में आया है 2022 में, और कितना परसेंट बढ़ा है पिछले साल से, 12% बढ़ा है। अच्छा देखिए, द हिंदू में एक क्विज आता है, डेली क्विज होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं आपको, इसलिए इसको कर लें आप। तो ये मैंने दे दिया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे कौन कौन से प्रश्न है। जैसे द नेम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द गारो खासी जयंतिया जो है, तो उसको क्या कहा जाता है, वांगला कहा जाता है, वांगला। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नौकाई इज सेलिब्रेटेड इन दिस स्टेट। उड़ीसा में पूछा जाएगा आपसे कि नौखाई जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ, पोंगल जो पर्व है वो सबको पता है तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में ये जो मनाया जाता है तो किस तमिल मंथ में, तो थाई, उसको बोलते हैं थाई, जैसे हम लोग का जनवरी बोलते हैं थाई मंथ। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द पंजाब, पंजाब में जो मनाया जाता है लोहरी मनाया जाता है। बिहू इज ए सेट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट असमिया फेस्टिवल। देखिए 3 बिहू होते हैं असम में, कौन कौन होता है, एक होता है भोगली और एक होता है माघ बिहू, ठीक है, मिड जनवरी जो मनाया जाता है। इसके अलावा जलाई कट्टू जो साउथ का जो एक उत्सव है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया था, तो उसके बारे में आप सबको पता होगा। इसमें जो दौड़ होती है, तो कुल मिलाकर के इसको जरूर देख लेंगे आप, और इसको मैं नियमित तरीके पे डाला करूँगा, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर से इतनी कटिंग्स आपके लिए थी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे तो एक अच्छा कलेक्शन आपके पास हो गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।